क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, स्पेशली विवेक हैव पुट सो मेनी क्वेश्चंस फॉर अस एंड मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना समय है ये सब, बट भावनाओं को समझना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि आई एम ऑलवेज विद द ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए। उन्होंने ऑब्जेक्टिवली अपने ढंग से उसको एग्जामिन किया और रखा। और डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो ए सब्जेक्टिव थिंग। वाई आई से दिस, सी किसी भी इश्यूज के आकलन जो है, व्यक्तियों का परसेप्शन जो है इशू के ऊपर वो अलग अलग होता है। हर व्यक्ति का हर इशू के ऊपर जो आकलन है वो हर एक का अलग अलग होता है एंड टू दैट एक्सटेंड इट इज सब्जेक्टिव। उस हद तक वो सब्जेक्टिव है। और इसलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का जो निर्माण होता है, वेयर इन ए people having the different perception, they participate on the same issue, and then they have to come to a sort of a compromising thing, having differences of opinion also. डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की जो गमक है, मुझे वो हिंदी शब्द शायद नहीं आ रहा होगा, वो इसमें है कि एक इशू के ऊपर डिफरेंट परसेप्शन होने वाले लोगों को भी इकट्ठा रहकर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए साथ में रहना पड़ता है। वो उसकी निहायत ज़रूरत है। तो उन्होंने ये जो सब्जेक्ट हमने बनाया, विवेक जी ने काफ़ी विस्तृत रूप से उन्होंने अपने मुद्दे रखे और मैंने कुछ जॉट डाउन भी किए। I don't know whether I'll be able to cover all of them, and if I start covering them and with my views on them, तो वो और ज़्यादा समय चला जाएगा। और विवेक कोई हमारे लिए नई व्यक्ति नहीं है। दिस कैन बी डिस्कस विद विवेक इन पर्सन ऑल्सो, तो दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। अब मैंने जो इसके ऊपर समझा उसी के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। हमने सब्जेक्ट में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल मूवमेंट ये शब्द इस्तेमाल किया एंड डिस्ट्रॉय आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पावर। ये दो शब्द बड़े इम्पॉर्टेंट है, या ये दो टर्म्स जो है ये काफ़ी मायने रखते हैं और इसके इर्द गिर्द ही मैं रहना चाहता हूँ। गोइंग मच डिटेल, जो चीज़ें जो सजेस्ट की गई है उसके बारे में हमने रीथिंक करना चाहिए, उसके बारे में किया जा सकता है। बामसेप के लोग ऐसा करेंगे भी। मूवमेंट किसको कहते हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज मूवमेंट। क्योंकि जब हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल मूवमेंट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मूवमेंट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा फिलॉसफर, पॉलिटिकल फिलॉसफर और हिस्ट्री के संदर्भ में सोशल फिलॉसफर और हिस्टोरियंस तो आप है ही, तो वो तो मेरा एरिया नहीं है। बट देन व्हेन आई ट्राई टू टॉक ऑन सर्टन सब्जेक्ट और थोड़ा बहुत वो इंटरनेट से सर्फिंग वगैरह करते हैं, ऑल दोज लिटरेचर एंड बुक्स आर आल्सो नॉट अवेलेबल टू मी, दैट इज नंबर वन। और दूसरा मेरे पास वो टाइम भी नहीं है, ये दूसरी मेरी समस्या है। तो एनीवे, मूवमेंट किसको कहते हैं? तो जो मैंने इसको देखा तो वो लिखा है मूवमेंट के बारे में, गेनिंग अप अ पॉलिटिकल पावर इज नेवर द सोल एंड एम ऑफ अ मूवमेंट। पॉलिटिकल पावर अक्वायर करना ये किसी मूवमेंट का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि मूवमेंट जो है वो अपने समाज के कलेक्टिव राइट्स को अक्वायर करने के लिए काम करता है। ये मूवमेंट की व्याख्या की गई है कि मूवमेंट जो होता है अपने समाज के कलेक्टिव राइट्स को अक्वायर करने के लिए काम करता है और इसलिए वो सेल्फलेस होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट, उसमें अपना उनका सेल्फ नहीं रहता। एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी। ये पॉलिटिकल पार्टी से अलग होता है।
पॉलिटिकल पार्टी में वो उसमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने का उनका ऑब्जेक्टिव होता है। ये डिस्टिंक्शन जो मैंने पाया आफ्टर सर्फिंग अ नेट, तो ये मुझे पता चला कि पॉलिटिकल पावर और इसमें ये अंतर है मूवमेंट में। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी यहां चल रही है, उनके माध्यम से जो मूवमेंट करे, ऐसी जो बात हम सोचते हैं, उनको उस ढंग से एग्जामिन करते हैं। उनके सेल्फ इंटरेस्ट रहते हैं। पीपल वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, पीपल वांटेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर, उस चीज को ख्याल में रख के वो अपनी गतिविधियां करते हैं। मैं इस मत का भी नहीं हूं कि पॉलिटिकल पावर कैप्चर नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल पावर तो होना चाहिए। विदाउट ए पॉलिटिकल पावर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, हाउ कैन वी एक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसको चैनलाइज अगर व्यवहार में करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो संस्थाएं हैं उन्हीं के माध्यम से हो सकता है। यू कैनॉट एक्वायर ओनली बाय, मतलब मूवमेंट रास्ते के ऊपर खड़ा कर दिए और आपके पॉलिटिकल राइट मिल, नो, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। पॉलिटिकल राइट्स आपको तभी मिलेंगे कि अपने सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आपको तब मिलेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अपनी संस्थाएं बनाई उसको व्यवहार में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन संस्थाओं के माध्यम से ही वो मिलेंगे। और इसलिए उन संस्थाओं के ऊपर अगर आपका कब्जा नहीं है, जो डॉक्टर साहब ने लास्ट में जो बात कही, उन संस्थाओं पर अगर आपका कब्जा नहीं है तो देन यू कैन नॉट गेट इट। फिर सवाल यह उठता है कि जो बामसेफ इतने साल से कर रही है, और बामसेफ का एक सीनियर कार्यकर्ता ये अगर बोल रहा है कि जिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए हम लड़ रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हम तभी मिला सकते हैं जब तक पॉलिटिकल पावर कैप्चर नहीं करते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन संस्थाओं पर है। तो ये थोड़े समय के लिए बामसेफ का सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें थोड़ा सा द्विधा जैसी स्थिति महसूस होती है। फिर मैंने ये आइडियोलॉजी शब्द भी हमने यहां इस्तेमाल किया है। मैंने वो मार्क्स की एक लाइन पढ़ी, वो क्या कहता है आइडियोलॉजी के बारे में। वो बोलता है, आइडियोलॉजी डिनोट्स द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्शन दैट पॉपुलेशन एज इमेजिनरी वर्ड ऑफ आइडियाज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल लाइफ। मतलब जो आइडियोलॉजी जो है वो ये कह रहा है कि ये आइडिया से आता है, आइडियाज माइंड में कॉन्सेप्चुअलाइज होती है, एक सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट होती है, और उनका मटेरियल लाइफ से कोई संबंध नहीं बोलता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, एक आंदोलन में तैयार हुआ आदमी हूं, बट आई डिफर विद हिम, आई डिफर विद हिम। ये आप लोगों ने इसको ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। मैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो आइडियाज बनती है, कहां से आती है आइडियाज? आर द आइडियाज कमिंग टू द माइंड फ्रॉम वैक्यूम? वैक्यूम से आइडियाज निकलती है। वो डॉक्टर साहब मान हिला के बोल रहे, नो, आइडियाज आर नॉट कमिंग फ्रॉम द वैक्यूम। आई एग्री, आई वांटेड टू से दैट आइडियाज आर नॉट कमिंग फ्रॉम द वैक्यूम। तो फिर आती कहां से आइडिया माइंड में? तो माइंड में जो आइडियाज आती है, जो आपके इर्द गिर्द मटेरियल लाइफ है, आपके इर्द गिर्द जो मटेरियल लाइफ है, आपके इर्द गिर्द जो चर्चाएं होती है, आपके इर्द गिर्द जो ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड आइडियाज है, उसके ऊपर जो दूसरे फिलोसोफर चर्चा करते हैं, वो सब, ऑल दोज पुट टुगेदर, they are going into your minds and then the ideas are developed. What does that mean? Are the ideas are away from the material life? If Marx and Engels are saying this, with due respect to them, I differ. I differ. Then comes the issue, what can be the best idea? क्योंकि when I am talking about an ideology, तो एक अच्छी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है?
तो अच्छी आइडियोलॉजी क्या हो सकती है, तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो अगर मानव जाति का, ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हो, उसका कल्याण हो, ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, ये बेस्ट हो सकती है। मानव जाति का कल्याण ना हो, मेरा हो आपका नहीं हो, मेरा हो आपका नहीं हो, इस ढंग का अगर थाट है तो इससे क्या निकलेगा? द सोसाइटी विल ऑलवेज रिमेन इन द फ्लक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। मेरा कल्याण हो, मेरे पास पैसा आए, आपको ना मिले, अगर इस ढंग का सोच अगर सोसाइटी में है तो इट विल ऑलवेज रिमेन इन द फ्लक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपस में लड़ते रहेंगे लोग, और जब लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो डेवलपमेंट क्या होगा? मैंने कई बार मेरे स्पीचेस से मैंने उदाहरण दिए कि जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ हर दिन लड़ते हैं, डॉक्टर साहब, जिस फैमिली में हस्बैंड वाइफ हर दिन लड़ते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि उस फैमिली का विकास होगा? द फर्स्ट कैजुअलिटी, मैंने यह भी कहा, द फर्स्ट कैजुअलिटी इज द नेक्स्ट डे टिफिन नहीं मिलेगा। बॉम्बे में जो लोग रहते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ हर दिन कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और अगर आज कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आज लड़ाई झगड़ा हुआ, तो दूसरे दिन का टिफिन बंद होता है। ऐसा ही होता है। और जब दूसरे दिन का टिफिन बंद होता है तो स्टेट ऑफ माइंड बदल जाती है, और जब स्टेट ऑफ माइंड बदल जाती है तो ऑफिसर उसको, ये तुमको करने के लिए बोला था, आज पार्लियामेंट क्वेश्चन चल रहा है, तुमने ये दिया नहीं, उसको चार्जशीट दे देता है। तो आप ये देखेंगे कि सोसाइटी को कॉन्फ्लिक्ट में रख के, जैसे फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट रहा तो फैमिली का विकास नहीं होता, तो सोसाइटी में ऑलवेज उसको अगर कॉन्फ्लिक्ट में रखते हैं तो उस सोसाइटी का भी विकास नहीं हो सकता और उस राष्ट्र का भी विकास नहीं हो सकता। और इसलिए फिर कैसी सोसाइटी होनी चाहिए? फिर कैसी सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें का, तो सिंपल सा उसका, इसकी करोलरी ये है कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जी रही। कौन सी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जिएगी? वो सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जिएगी जिसमें बराबरी है, जिसमें इक्वालिटी है, मतलब जिसमें हर व्यक्ति दूसरे को बराबर समझता है। अगर मुझे खाने को मिला तो उसको भी मिलना चाहिए। इस ढंग की सोसाइटी का निर्माण करना, ऐसी ही सोसाइटी का विकास हो सकता है, और ऐसी ही सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रह सकती है, और ऐसा ही देश अपना विकास कर सकता है। तो वो कौन सी आइडियोलॉजी हो सकती है? फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी आइडियोलॉजी हो सकती है? तो वो आइडियोलॉजी हो सकती है आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, जिसके बारे में इधर काफ़ी चर्चा हुई, जिसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। और प्रिसाइजली यही हमारे फोर फादर्स ने एक्सेप्ट किया है। बाबा साहब का जो 17 दिसंबर 1946 का जो स्पीच है पार्लियामेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 17 दिसंबर 1946, जिसमें उन्होंने, नेहरू ने जब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया और उसमें कहा कि इस देश को हम ऐसा संविधान देने जा रहे हैं जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय वगैरह की बात उसने ढकोसला मारा, तो बाबा साहब खड़े होके कहा कि how Mr. Nehru is going to provide the equality, how Mr. Nehru is going to talk of a justice। और फिर उसमें एक कहा, rights are no rights, rights are no rights unless they are provided with the remedies। मेरा ख्याल है आप लोगों ने पढ़ा होगा, unless they are provided with the remedies, and the remedy for the backward classes
For the class of Shudras and Ati Shudras, for the backward class of citizen, जो बाबा साहब ने जो उस वक्त की जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो उस सिचुएशन में जो ऑपरेट कर रहे थे, तो वो उसमें उन्होंने फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एज अ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन करके डाला हुआ है। और जो उसका जो आंदोलन का जो दृष्टिकोण है वो मेरा ख्याल है मॉर्निंग में सिचुएशन। और ये कहा, जब इक्वालिटी की बात उसने कहा था, तो ये नेहरू को बताने की कोई ज़रूरत है कि ऐसा भी बोला? ये 400 साल पहले की बात है, और नेहरू को इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट हैज़ गॉन इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये भी कहा। बट अनफॉर्चुनेटली, वैसे मैं फॉर्चून और अनफॉर्चून में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये शब्द आया हुआ है ऐसे ही। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त जो सोशो इकोनॉमिक स्टडी की गई, अंडरस्टैंडिंग, किसी भी राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अदरवाइज इक्वालिटी डजंट कैरी एनी मीनिंग। द टर्म इक्वालिटी इज मीनिंगलेस। इट कैरीज मीनिंग ओनली बिकॉज देयर इज इनइक्वालिटी। इट बिकम्स मीनिंगफुल ओनली बिकॉज देयर इज एन इनइक्वालिटी। तो इस देश में इनइक्वालिटी थी और इसलिए टर्म इक्वालिटी मीनिंगफुल बन रहा है, तो वो उसमें लिखा गया। तो ऐसी आइडियोलॉजी होना बहुत जरूरी है। फिर उसमें कई किस्म के मूवमेंट्स होते हैं, महिलाओं की मूवमेंट्स होती है, कहीं डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स होते हैं, समाज के लोग जो चलाते हैं, ग्रीनरी का चल रहा है वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट होते हैं। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब हमारा जहां तक सवाल है, वी आर कंसर्न विद द सोशल मूवमेंट विच बिलीव्स इन दिस आइडियोलॉजी विच आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट। Social movement and political parties are complementary to each other. I think Dr. Ratan Lal has said also, they are all complementaries. एक दूसरे को वो पूरक है, एक दूसरे को वो पूरक है। वो इसलिए पूरक है कि पॉलिटिकल पार्टी इफ दे आर फंक्शनिंग ऑनेस्टली, फिर उसने जो मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने जो बनाया हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस, उसको अचीव करने के लिए अगर पॉलिटिकल पार्टी समाज जीवन में काम कर रही है, सेल्फलेसली कर रही है, जो वेरी रेयरली, ये बहुत रेयर चीज है, लेकिन अगर वो रेयरली भी क्यों ना हो, अगर वो सेल्फलेसली उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी अगर बनती है, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी तक ही सीमित नहीं रहती, वो पॉलिटिकल मूवमेंट भी होती है। और किस आइडियोलॉजी की? उस आइडियोलॉजी की जिसको हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस कहती है, उस आइडियोलॉजी की वो पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाती है। ये मुझे बताना है ना। बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हुए, ऐसी जो है उसको आप आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल मूवमेंट, ऐसी जो सोशल मूवमेंट है जो उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए काम करती है, उसको आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल मूवमेंट हम कह सकते हैं। देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स। आरएसएस का जिक्र हुआ बहुत, आपने भी किया। क्या है उनकी आइडियोलॉजी? क्या चाहते हैं वो इस देश में? वो इस देश में क्या चाहते हैं? वो इस देश में हिंदुत्व की वो मूवमेंट है और वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। उनका ये एम है, उनका ये एम है कि वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने मतलब हिंदुत्व की बात समय समय पे की है, करते रहते हैं, उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। उनकी तो 3-4 ही चीजें हैं। मुझे तो उनका, डॉक्टर साहब, मुझे तो 2-3 ही चीजें दिखी। रिजर्वेशन के खिलाफ में जो आपने कहा, मुसलमानों का तुष्टीकरण होता है ये कहा, इसलिए उसके खिलाफ में वो चलाते हैं, रिजर्वेशंस के खिलाफ में चलाते हैं, और गाय का चलाते हैं, गाय चलाते हैं वो, और जिसको खुद मार के खाते थे, जो मैंने सुबह भी बताया। तो वो एक, दे आर ए फूलिंग द पीपल, लोगों को वो मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ, बनाने की क्या जरूरत है? हम इग्नोरेंट क्लास है,
इग्नोरेंट को मूर्ख भी बोला जा सकता है क्या डॉक्टर साहब? आई डोंट नो, मतलब इग्नोरेंट क्लास है। और इसलिए जो इग्नोरेंट है, जिनको समझ नहीं है, उन्हीं को मूर्ख बनाया जा सकता है। तो इसलिए वो कर रहे। सॉल्यूशन क्या है? सिंपल। वंस यू आर वेरी क्लियर कि हम इग्नोरेंट है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने, उन्होंने उनके कई ऑर्गेनाइजेशन का, क्यों? क्या वनवासी कल्याण आश्रम वो चला रहे हैं? अगर हम वनवासी बोलते हमें, तो सचमुच हमारा कल्याण करना चाहते हैं? क्या वो सचमुच हमारा कल्याण करना चाहते हैं? लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि वनवासी कल्याण आश्रम बनाया है उन्होंने। हमें ऐसा लगता है। हमें ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। हम इग्नोरेंट है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। वास्तव में हमारा कल्याण नहीं करना चाहते। तो फुले इज राइट। फुले इज राइट। व्हाट फुले सेड? विद्ये विना मती गेली, गती गेली, वित्त गेले, शूद्र खचले, एवढे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। तो हम जो इग्नोरेंट क्लास है, उसकी वजह से यह हो रहा है। उनकी हजारों शाखाएं हो, उनके कहीं संगठन हो, जो आउटवर्डली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे हित में करना चाहते हैं। और हमारे हित में करना है तो उनको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। दे हैव टू सिंपली इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं और दुनिया भर का नौटंकी कर रहे हैं, इतनी संगठनाएं बना रहे हैं। वो एक्चुअली हमें मूर्ख बनाने का उनका कार्यक्रम है। एंड दिस इज वेयर देयर इज ए नीड ऑफ ए सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट टू एक्सपोज देम। और किस आइडियोलॉजी के ऊपर उनको एक्सपोज करना पड़ेगा? द आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये जो आइडियोलॉजी है, इस आधार के ऊपर उन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। दूसरी कम्युनिस्ट मूवमेंट है। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट, ये कम्युनिस्ट जो हमने लिखा है हमारे पर्चे में, जिसमें डॉक्टर साहब ने बोला कि मैंने आपके पर्चे को सही समझा या नहीं समझा, और उधर से भी किसी ने कहा कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही समझा। ये कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं इस देश में? डू दे रियली वांट द प्रोग्रेस ऑफ दिस क्लास? इन लोगों का प्रोग्रेस हो, उनकी खतरनाक है आइडियोलॉजी। दे डोंट बिलीव इन स्टेट पावर। उनका तो ये कहना है कि स्टेट एक्सप्लॉइट करता है। वो उनका मानना है कि स्टेट जो है एक्सप्लॉइट करता है, एंड टू दैट एक्सटेंट दे आर राइट आल्सो। अगर आज की परिप्रेक्ष्य में उनको एग्जामिन करते हैं, या इंडिया की परिप्रेक्ष्य में भी हम उनको एग्जामिन करते हैं, तो पिछले 70 साल से, और उसके पहले तो धार्मिक स्तर पे करते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रोमिलगेट हुआ तो उसके बाद स्टेट पावर क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइट कर रहा है। एंड देयरफॉर स्टेट को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए। वो उनका कहता है, ये मैं पढ़ा इधर, वो लिख रहे हैं, Communist movement, the objective is to establish economic and social system in which all property and resources are collectively owned by the classless society and not by the individual citizens. आपके पास कुछ नहीं है, you are nobody. As an individual you are nobody. जो भी है क्लासलेस सोसाइटी है। कहाँ है? कहाँ है संसार में ऐसी सोसाइटी? या ऐसी कोई सोसाइटी है? अच्छा, अगर कास्टलेस सोसाइटी, हाउ विल यू गवर्न दैट सोसाइटी? चलो, लेट अस प्रिज्यूम दैट कि देयर इज ए कास्टलेस सोसाइटी। हाउ विल यू गवर्न दैट सोसाइटी? उसको कैसा चलाओगे? जब उसको चलाने की बात आती है तो देन देयर आर आइदर ए डिक्टेटर हु विल गवर्न, आर ए ग्रुप ऑफ डिक्टेटर्स, आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दे विल डिक्टेट। और जब वो, इसलिए वो मेरा ख्याल है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, ये जो शब्द आया हुआ है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, दे बिलीव इन द डिक्टेटरशिप। एंड प्रिसाइजली फॉर दिस रीजन बाबा साहब ने जब 1952 में रिपब्लिकन पार्टी का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो जब उन्होंने इशू किया, तो ही सेड कि वी डोंट एग्री विद देम।
वो लिखा है उनके मैनिफेस्टो में, लिखा है कि ये हम कम्युनिस्टों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब है, मतलब तुम्हारे माइंड के ऊपर मेरा कंट्रोल, देयर इज नो लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, वो दूसरे कर रहे हैं, उनका कंट्रोल करने का उन्होंने तो सिलेबस वगैरह अपना इस ढंग से बनाया कि आज तो हम उनके मतलब गुलाम पक्के बने हुए हैं। तो वो ये चाहते, इन सच ए सोसाइटी सोशल रिलेशंस वर टू बी रेगुलेटेड ऑन द फेयरेस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स। जो सोशल रिलेशंस जो है लोगों में आपस में जो रिलेशनशिप है, वो फेयरेस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब तुम्हारी जरूरतें कितनी है और तुम्हारी जरूरतें कितनी है और तुम्हारी एबिलिटी कितनी है, इस आधार पे जो रिसोर्सेस है क्लासलेस सोसाइटी के, उनका वितरण किया जाएगा। कौन करेगा भाई वितरण? दो वन डिक्टेटर और ए ग्रुप ऑफ पीपल वो करेगा। और वो कैसे करेगा? इंडियन सोसाइटी में, अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखा जाए, और फॉर दैट मैटर एनी ह्यूमन सोसाइटी के बारे में अगर देखा जाए, तो दैट फेयरनेस ऑफ अ माइंड, वो तो बुद्धा के बाद तो मुझे कोई दिखता नहीं, इवन नॉट वी। इफ वी टॉक ऑफ अस, वी टॉक अ लॉट, बट व्हेन आई सी ए मैन हु डज नॉट हैव एनीथिंग, आई हैव, बट वी इमीडिएटली डू नॉट पार्ट विद इट। तो ये तो दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड, इट इज अ मेंटल स्टेट। तो वेयर इज द फेयरनेस? तो बुद्धा वाज ओनली फेयर, हु हैज लेफ्ट एवरीथिंग एंड गॉन देयर, एंड उसने अपने पिताजी को भी बोल दिया कि ये जो राजकाज है वो आपका है, मेरा तो यही है। वो धम्म का प्रचार कर रहे थे उस वक्त, जब बुलाया कि भाई तुम काहे को इधर घूम रहे हो, आओ करके। तो ऐसा कोई फेयरनेस नहीं है। तो वो जो पॉलिटिकल जो भी पर्सनैलिटीज है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिस्ट ऑल्सो, तो देयर इज नो फेयरनेस। और इसलिए आप ऐसी सोसाइटी और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट, इससे कुछ निकलेगा मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है। कांग्रेस का तो जो है वो मूवमेंट थी, वो पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने तक मूवमेंट थी, बट व्हाट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या है? उस वक्त पॉलिटिकल पावर करना, कैप्चर करना, वो उनका ऑब्जेक्टिव था, उनका एम था, उन्होंने कैप्चर कर लिया। बट कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए, जो नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूवमेंट किए, उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? वो तो नहीं किया उन्होंने कुछ भी। अगर उन्होंने ये सब कुछ कर लिया होता, तो हमको साला का पागल कुत्ते ने काटा है कि यहां आके बैठे हम, हमें कोई दूसरे काम नहीं है क्या? उन्होंने वो काम नहीं किया, जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। ये कपिल सिब्बल ये कहीं फॉरेन कंट्री में पढ़ के आया बोल रहे थे, हार्वर्ड में पढ़ा, कैसे ऐसे सुना, मुझे नहीं ज्यादा पता डॉक्टर साहब। वो लाख वहां जाके पढ़ के आया। ओ पेंसिल्वेनिया, अच्छा, जहां वो अमेरिकन डिक्लेरेशन हुआ था इंडिपेंडेंस का, वो वाला। हाँ, पेंसिल्वेनिया में ही हुआ था उनका डिक्लेरेशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त उसका डिक्लेरेशन हुआ था। तो वो बोलता है, वो जो है ना 10 साल के लिए है रिजर्वेशन। दिस ब्लडी फूल, हैज ही रेड द कॉन्स्टिट्यूशन? मैं ऐसा नहीं मानता कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, लेकिन जब वो ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब वो जानबूझ के प्रचार माध्यमों के माध्यम से जो बात आप लोगों ने इधर की, वो गुमराह कर रहे हैं लार्जर सोसाइटी। और उसमें दुख की बात है कि जो इग्नोरेंट क्लास है, जो मूर्ख बन रहा है, वो हम है। हमारे लोग भी बोलते हैं कि वो 10 साल के लिए ही था, वो फंडामेंटल राइट में है, वो बोलता है 10 साल के था। फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर, वो कोई 10 साल वाला वगैरह मामला नहीं है, लेकिन वो ऐसे बताते हैं। तो ये सब तो ये कांग्रेस वाले वगैरह जो हमने लिखा है, हमारी समझ के अनुसार लिखा, हमारी उतनी ही समझ है आज की तारीख में, आगे चल के बढ़ सकती है अगर हम उसमें स्वतंत्र चिंतन और बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो इतनी ही है। तो वो कोई मूवमेंट वगैरह नहीं है, और इसीलिए वो डिसेमिनेटेड हुई। बट वन गुड थिंग विच हैज हैपेंड, इट इज ओनली द बीजेपी विच इज रिप्लेसिंग द कांग्रेस। लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं।
ये जो तबका है समाज का, ये जागरूक तबका है, वो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और इनसे जो मूल निवासी जो धर्म परिवर्तित हम बने और वो जागरूक है, वो नहीं डगमगा रहा है, वो नंबर में कम है, वो नंबर में कम है और डेमोक्रेसी में अपना नंबर बढ़ाने का मामला है। तो जब तक हम उन लोगों को वो जागरूक नहीं करेंगे वो नहीं पॉसिबल है। द सोशल रिवॉल्यूशन कैन नॉट बी अकम्प्लिश्ड, आई एम टेलिंग यू। ये सोशल रिवॉल्यूशन वगैरह जो हम बोल रहे हैं, इट कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड बाय अवेकनिंग द पीपल। लोगों के सोचने के तौर तरीके हम जैसा सोच रहे हैं वैसे जब तक हम नहीं बनाते कोई सोशल रिवॉल्यूशन नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। बुद्धा कुड डू इट बिकॉज ही हैज अकम्प्लिश्ड। ऐसी सोसाइटी लोगों के सोचने के तौर तरीके अपने जैसे बनाने के लिए उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से समाज जीवन में जाके समझाया। और ब्राह्मणिकल जो आइडियोलॉग थे उस वक्त के, उनके साथ दो दो हाथ हुए हैं उनके। इवन निगंठक बोलते ना, निगंठक, उनके साथ भी हुए हैं। मुगलयान को निगंठकों ने मारा, वो जो मुगलयान को जो मारा है वो निगंठकों ने मारा है, क्योंकि उनका भी संघर्ष चल रहा था। तो इसलिए इसी संदर्भ में हमने देखना चाहिए। अब आप देखेंगे कि नेहरू 1929-30 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। तो नेहरू ने गांधी तो हिंदुइज्म की बात कर रहा था। वो भाई अनटचेबल्स को अगर कुछ दे दिए तो हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे वगैरह, ऐसा स्टैंड लिया है उसने। तो इट इज ए ब्राह्मणिकल पार्टी। लेकिन नेहरू ने वो 5 साल का जो पीरियड, वो जो पीरियड है उसमें देखो नेहरू की और गांधी की इंटरनल टसल नजर आती है। वो हिंदू की बात कर रहा है, नेहरू सोशलिज्म की बात कर रहा है। तब उसकी समझ में आ गया और इसलिए आरएसएस हैज टेकन ओवर द एजेंडा ऑफ हिंदू राष्ट्र फ्रॉम कांग्रेस। जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो है वो कांग्रेस से टेक ओवर किया आरएसएस ने। जब उनको पता चला कि अब ये सोशलिज्म की बात करते हैं, तो ये इक्वालिटी की बात करते हैं, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, तो ये अभी हमारे काम की रही नहीं है कांग्रेस। और इसलिए ये एजेंडा 1924-25 में आरएसएस एंड कंपनी, हेगड़ेवार एंड कंपनी, वो कांग्रेस में था, ये हेगड़ेवार कांग्रेस में था, उन्होंने ये एजेंडा टेक ओवर किया और वो आगे बढ़े। और इसलिए अगर नेहरू वाज ऑनेस्ट टू द सोशलिस्टिक एजेंडा, अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है पवार साहब ने सब आपके सामने वो फिगर्स रखे जिसमें ये बात सामने आई कि कांग्रेस के 40% से लेके 56% मेंबर ऑफ असेंबलीज एंड पार्लियामेंट, डिफरेंट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में रहे, जो फिर डाटा आपने दिया। तो नेहरू वाज नेवर ए सोशलिस्टिक। Therefore, the Congress under Nehru was never a socialistic. They do not want to implement the constitution. जो बाद में ऑफ कोर्स आई, लेकिन 50 में आने के बावजूद भी 62 तक रहते तक, और उसने तो लेटर भी लिखा है रिजर्वेशंस के खिलाफ में, लेटर भी लिखा है आई थिंक समवेयर इन 1962 और 63 में उसने जो लेटर, हाँ वो लिखा, चीफ मिनिस्टर्स लोगों को लेटर लिखा। तो दैट शोज कि वो एक्चुअली उस समय में दे वांटेड टू कैप्चर ए पावर, एंड बाबा साहब का जो विरोध था उसको मिनिमाइज करने के चक्कर में, क्योंकि बाबा साहब ने ये स्टैंड ले लिया था मद्रास में, बाबा साहब ने मद्रास में ये स्टैंड ले लिया था। जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 1944 में मोस्ट प्रोबेबली, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव ए कंसेंट, हम ऐसी कोई संविधान को कंसेंट नहीं देने वाले हैं जिसमें हमारे हितों की रक्षा नहीं होगी। ये स्टैंड ले लिया था उन्होंने, और इसलिए दैट वाज ए चैलेंज बिफोर द कांग्रेस। और इसलिए बाबा साहब को पैसिफाई करके समाऊ पावर अपने हाथ में ले लेने का और बाद में इनको धतूरा दिखाने का ये कार्यक्रम नेहरू एंड कंपनी का और कांग्रेस का रहा। और इसलिए मैं जो बोल रहा हूं कि स्लोली जो कांग्रेस है हैज लास्ट पावर, क्योंकि लोग जो है समझ गए ये हमें ढकोसला दिखा रहे हैं। अभी ये बीजेपी वाले भी दिखा रहे हैं और निराश हो गए, और कांग्रेस से निराश होने की वजह से वो उधर शिफ्ट हो गए। और इसलिए आज की तारीख में जो कांग्रेस है 4 राज्य में पार्टी है, कर्नाटका में है, पंजाब में है और नॉर्थ ईस्ट के कोई 2 स्टेट है, ये 4 राज्यों में ही बनी रही है।
as against this RSS, the social movement, after taking over the Hindu agenda from Gandhi, ये मैंने बता दिया. On the contrary, Muslim appeasement की बात वो करते जो मैंने आपको बताया, वो all along वो करते रहेंगे. मुसलमानों की हालत क्या है? The worse than the scheduled caste, I am telling you. I am living in Bombay. You go to the ghettos, बहुत ही बुरी स्थिति में जी रहे. वो सैयद वाला नहीं जी रहे वहाँ, उनके ब्राह्मणों जैसे ही बंगले हैं. लेकिन जो हमारा भाई जो है, जो इस्लाम उसने अडैप्ट किया और राइटली अडैप्ट किया, उस वक्त बाबा साहब होते तो बुद्धिज्म में भी ले लेते. उस वक्त जिन्होंने भी जो हार्बिंगर्स ऑफ इक्वालिटी जो भी आए, वो हम लोगों ने ग्रैब किया. ये बहुत परेशान रहे हैं हम लोग समय समय पे, तो हमने वो ग्रैब किया. तो आप ये देखेंगे कि वो अपीजमेंट का एजेंडा चलते हैं, मुस्लिम हेट पे चलते हैं, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बोलते रहते हैं, ताकि वो डिवाइड करते रहे सोसाइटी को और हम लोगों को हिंदू के नाम से मूर्ख बनाते रहे. एंड आई रेड समवेयर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय स्पीच फॉर द स्टेट कन्वेंशन, तो उसमें मैंने देखा कि ये फर्स्ट टाइम हिंदू शब्द रिलीजियस टर्म्स में 1798 में इस्तेमाल हुआ है. जो आप जो उधर का जो बताते ना, उधर से उन्होंने इनके लिए हिंदू बोला, वो कोई रिलीजियस टर्म्स में नहीं है, वो आइडेंटिटी टर्म्स में है. रिलीजियस टर्म्स में पहली बार है, वो 1798 में इस्तेमाल हुआ. और इसलिए इन्होंने ये किया क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. और इसलिए 1790, क्योंकि इनको पता चला कि अब इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब वहां लोग लड़े, उन्होंने उनको लटका दिया. राजा को लटकाया था ना, लुई को जब लटकाया, तो अब ब्राह्मणों ने समझ गया कि अभी हमारे को भी लटकाने की समय आ गया. अगर इनको ऐसे ही दबा के रखेंगे तो जैसे उधर लटकाया, हमें भी ये लटका देंगे. तो इसलिए हिंदू शब्द इस्तेमाल करके हम लोगों को, अदरवाइज शिवाजी महाराज को क्या कहते थे? शूद्र. नो हिंदू, शूद्र. वो उनकी टर्मिनोलॉजी वैसी रही है. तो आप ये देखेंगे कि ये सब इस ढंग से हुआ. वो उनकी, आपने तो कई पार्टियों के उनके जो ऑफशूट्स की बात कही, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि वो कैसे पावर अक्वायर किए. उन्होंने पावर कैसे अक्वायर किया? कांग्रेस की नालायकी की वजह से, डिसऑनेस्टी की वजह से पावर शिफ्ट हो रहा है. वो सो कॉल्ड हिंदू जिधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, जो हिंदू है ही नहीं, वो शूद्र ही है. ब्राह्मणों की टर्मिनोलॉजी में शूद्र है. आज भी आप ब्राह्मण को पूछो, अपने को ब्राह्मण ही बताता है. वो अपने को ब्राह्मण बताता है और हम लोगों को शूद्र बोलता है. तो आप ये देखेंगे, इसका मतलब वो टर्मिनोलॉजी उनकी चल रही है. और क्या क्या किया ब्राह्मणों ने? तो उन्होंने कई पार्टियां बनाई, भारतीय जनता पार्टी, मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच. ये हमारे साथी इधर इस्लाम से हमारे साथी आया है. ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कौन है भाई? ये सब सैयद है. दीज आर ऑल शियास हु हैज कन्वर्टेड फ्रॉम हाई कास्ट ब्राह्मीन्स जो कन्वर्ट हुए वो सब शियास है. तो वो उनका बनाया उन्होंने. और दूसरे हमारे जो झोपड़पट्टी में हमारे भाई रहते हैं, उनको मूर्ख बना रहे. राष्ट्रीय सिख संगत, RSS दूसरा नाम, राष्ट्रीय सिख संगत भी बनाया है उन्होंने. टू कवर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट फ्रॉम द चिल्ड्रन टू पेंशनर्स एंड पीपल वर्किंग इन द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ. ये किया उन्होंने. ये उनसे सीखना है. दुश्मनों से भी अगर कुछ सीखना है तो संगठन बनाने का सीखना चाहिए. और RSS को दुश्मन की पोजीशन में रख के, एनिमी की पोजीशन में रख के उनसे जो सीखना है, संगठन बना अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए. वो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनका चल रहा है, और हम सही चाहते हैं, हमारा नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता फील्ड में जाके डटता नहीं. और जब तक हम फील्ड में जाकर डटेंगे नहीं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. डटना होगा, लड़ना होगा, आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़ना होगा, उनको उनकी धज्जियां उड़ानी होगी. मेरा ख्याल है प्रोफेसर रतन लाल ने ये कहा कि उनको क्वेश्चन करो, तुम्हारा 70 साल का तुम्हारा दिखाओ लेखा जोखा. एक सुई तो बनाई नहीं उन्होंने, और ढकोसला डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो.
फिर क्या किया उन्होंने, वो पेनिट्रेट किया अपने कैडर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं दिल्ली में गया था एक बार, एक लड़का हमारा मिला ओबीसी का, तेली समाज का। मैं बोला तू क्या करता है भाई इधर? सर आईएएस की पढ़ाई करता हूँ। तो मैं बोला कहाँ करता है? वो ब्राह्मणों के कुछ हॉस्टल है उधर, आरएसएस के 5-6 हॉस्टल, उनके नाम याद नहीं आ रहा, आपको पता होगा, वहां करता हूं। बोले आरएसएस तेली को अपने इसमें पढ़ा रहा है, काय के लिए पढ़ा रहा है? और उसने क्लियरली बताया कि सर वहां आके हमें ये क्या पढ़ाते, हर दिन हर सैटरडे संडे आरएसएस के जो आइडियोलॉग है वो आके हमको वहां पढ़ाते, अपार्ट फ्रॉम टू प्रिपेयर फॉर द आईएएस। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझेंगे तो मरेंगे, समझेंगे तो जिएंगे। फुले साहब ने भी यही कहा, समझेंगे तो जिएंगे, नहीं तो मरना तो तय ही है। दे हैव डेप्यूटेड देयर कैडर्स इन द डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज ए लाइव, मतलब एक एग्जांपल है हमारे इंडिया में, साठे, वसंत साठे गुजर गया अभी। ही वॉज ए नॉन कैडर ऑफ आरएसएस, कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। तो कांग्रेस के लिए काम कर रहा था या आरएसएस के लिए काम कर रहा था? ब्राह्मणों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही उन्होंने, ब्राह्मणों ने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, वो सतीश मिश्रा भी उसमें से ही एक है, और वो दूसरा जो मिश्रा जो बैठा था वो अखिलेश के पास भी एक मिश्रा था ना। हाँ, ये हाँ, वो दो ये मिश्रा, और सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चीफ जस्टिस बना ये तीसरा मिश्रा। ये 3 मिश्राओं ने जो है ना वो रिजर्वेशन का मामला सत्यानाश जो किया। तो मैं अपने भाषणों में कहता रहा, ये 3 मिश्राओं का खेल है। ये 3 जो मिश्रा है ना, वो अखिलेश के पास का मिश्रा, मायावती के पास का मिश्रा, और ये जो जजमेंट लिखने वाला मिश्रा। हाँ, फिर उन्होंने ये डेप्यूट किया। और अभी भी एक लाइव एग्जांपल, अभी लाइव एग्जांपल मैं बताता हूं। ये मणिशंकर अय्यर क्या बोला? मणिशंकर अय्यर बोला कि ये तमिल ब्राह्मण है, और बीजेपी को इलेक्शन जिताने के लिए गुजरात में प्राइम मिनिस्टर को नीच बोला। हो गया मामला खत्म। प्राइम मिनिस्टर को नीच बोला। नूरा कुश्ती की कोई बात इधर हो रही थी तो उसको नीच बोला, तो उसने हाँ मैं तेरे को नीच बोलूंगा और तुम पूरा ऐसा कर देना कि कांग्रेस का बट्टा बोल। और वो इतना शेमलेस आदमी है कि उसके बाद उसने स्टेटमेंट दिया, ये कहता है देयर आफ्टर शेमलेसली गिविंग ए स्टेटमेंट दैट इफ कांग्रेस लूजेस इन गुजरात इलेक्शन ही विल टेक द ब्लेम। चला गया ना सब कुछ। ये जो चल रहा है, इन चीजों को, ये चीजें हमको समझना चाहिए। ये चीजें क्या हो रहा है, राजनीति कैसी चलती है, जिसके बारे में डॉक्टर विवेक ने और बाकी हमारे दोनों तीनों साथियों ने डिटेल में बताया। दिस इज जस्ट टू प्रूव द पॉइंट। आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ कांग्रेस। मैं ये पॉइंट प्रूव करना चाहता हूं कि ये ऐसा नीच बोल के उसने बीजेपी के क्या अपने वोटर्स को ढकेला। टू सम अप, they are working tirelessly to spread their ideology and prepare a mindset of the people. They have waited for 90 years. वो 90 साल तक करते रहे, और आज उसके जो फल है उनको मिले हैं। और इसलिए अगर मैंने पहले भी बोला कि उनसे अगर सीखना है तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू लर्न देयर आइडियोलॉजी। We need to learn everything from, we need not learn everything from Congress, certainly not their aims and ideology, but how to work tirelessly to build up an organization for their network. And साथियों, वो उधर का भी ऐसा है, उधर भी वो ये गए कम्युनिस्ट गए, वो आपने जिसका बोला 34 करोड़ क्या 43 करोड़, वो आ गई लेडी, अनदर TMC, अनदर ब्राह्मण। How fool we are. And how long we are going to be remain a fools? ये मामला हमारे अपने आत्म परीक्षण का है, अपने को समझने का मामला है। और डॉक्टर विवेक ने जो भाई साहब कि why can't I lead myself, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये कही कि ये जो सोच हमारे दिमाग में जब तक नहीं आएगी और उसके लिए हम मतलब काम नहीं करेंगे, और उसके लिए आरएसएस की जो चीज उससे जो मैं सीखने की बात कर रहा हूं नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं। रिपब्लिकन पार्टी का क्या हुआ, मैंने डिटेल में नहीं इसमें स्टडी अभी किया, और जो आपने बहुत सारे मुद्दे हमारे लिए छोड़ दिए, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी दे आर लाइंग ऑन द दे आर सिटिंग ऑन द लैप्स ऑफ द कांग्रेस और बीजेपी। क्या इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी बनाई थी बाबा साहब ने? अरे उनका मैनिफेस्टो दिखा के इनको दिखा देंगे ये आठवले क्या कर रहे हैं ये लोग।
और ये वो हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं जिनके नाम लेना भी मुझे उचित नहीं लगता कि वो उनके गोदी पे जाके बैठ गए और बाबा साहब की बात कर रहे हैं। आप लोग भी उनको पकड़ के जरा एक्सपोज करो। प्रोफेसर लोगों को मेरा ख्याल है लिबर्टी होती है, यू शुड डू दैट। हाँ बिल्कुल करना चाहिए आपने। बहुजन समाज पार्टी वाज क्रिएशन ऑफ बामसेफ अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम जी हैज बीन हबनॉबिंग विद द कांग्रेस एंड बीजेपी। वो इधर के उधर ही जा रहे हैं, या तो कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस के साथ भी किया, बीजेपी के साथ भी किया, और वो इससे ज्यादा जो घटिया काम हुआ उन्होंने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उनको एंट्री दिया। सबसे जो हमारा नुकसान हुआ है आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज और ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री, और ये जरूरी नहीं है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जब मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था तो उसमें ये क्लियरली लिखा है बाबा साहब ने, प्रोबेबली यू विल फील दैट वी आर ए कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट। ये लिखा है बाबा साहब ने। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन लिखने की वजह से इसको कास्ट ऑर्गेनाइजेशन आप कहोगे। वो बोल रहे हैं कि हम कास्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहे, हम इस देश के हर नागरिक का कल्याण करने की बात कर रहे हैं, हम वो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम कास्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बाबा साहब ने उसका जवाब दिया। और कास्टिज्म वगैरह की जो मेरा ख्याल है, मैं अभी अपना क्लोज कर रहा हूं। क्या है कास्टिज्म? कॉन्स्टिट्यूशंस के फ्रेमवर्क में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने, भिन्न भिन्न जाति के लोगों ने जो उन्होंने बनाई, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में डिमांड करना, आंदोलन करना, यह कास्टिज्म कैसे हुआ? ये नहीं होता कास्टिज्म, इसको कास्टिज्म नहीं कहते। इनको नहीं मिलना चाहिए, ये कास्टिज्म है। कास्टिज्म की जो अगर व्याख्या करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में भिन्न भिन्न जातियां अपने अधिकारों के असर्ट कर रही है, मूवमेंट चला रही है, अधिकार पाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में मांग रही है, तो वो कास्टिज्म कैसे हुआ? लेकिन तुम कास्टिज्म कर रहे हो, और इसको जो विरोध कर रहे हैं कि इनको नहीं मिलना चाहिए, वो कौन से माइंड का रिफ्लेक्शन है? वो जो विरोध कर रहे हैं उनके कौन से माइंड का रिफ्लेक्शन है? इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द कास्ट माइंड ऑफ द ब्राह्मण्स एंड देयर प्रोटेजेस। तो इसलिए कास्टिज्म की भी व्याख्या के बारे में हमें ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। प्रोफेसर लोगों ने इसको ज़्यादा विस्तार रूप से समाज को समझाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी।